आज जो चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ज्योग्राफी का मिनरल एंड इट्स रिसोर्सेस, और किस तरीका से मिनरल्स क्या होता है, किस मिनरल से एनर्जी मिलता है, और वो एनर्जी फिर दो टाइप का होता है, एक तरफ कन्वेंशनल एनर्जी और एक तरफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी। कन्वेंशनल एनर्जी में कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, और नॉन कन्वेंशनल एनर्जी में क्या होगा, जो मॉडिफायर एनर्जी होता है। बचपन से आप लोग जानते हैं सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, थर्मल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, इंपॉर्टेंट डैम, हाइडल पावर प्लांट, पानी से करंट बनाना। एक क्या है, हीराकुंड डैम, जो इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट डैम है, हीराकुंड डैम जानते हैं आप लोग। और दूसरा क्या है, दूसरा है भाखड़ा नंगल डैम, जो पंजाब के रिवर सतलुज में। तो चलिए इस दोनों चैप्टर में हम लोग हर चीज अच्छे से देखेंगे। आज जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हम लोग ज्योग्राफी का, और इस चैप्टर का नाम आप लोग को दिख रहा होगा, मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेस। और अभी तक आपने मेरा हिस्ट्री का वीडियो नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहले उस हिस्ट्री को वीडियो को देखिए, और हम इस चैप्टर को अकॉर्डिंग टू रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से अच्छे से सजा के पढ़ाते हैं, और जो भी बेसिक ट्रिक से पढ़ाते हैं उसी ट्रिक से पढ़ाएंगे। देखिए इस चैप्टर का क्या नाम है, मिनरल एंड इट्स एनर्जी रिसोर्सेज। क्या नाम है चैप्टर का, मिनरल एंड इट्स एनर्जी रिसोर्सेज। तो सबसे पहला कहानी तो मिनरल्स होता है क्या, अब उसको रटने नहीं जाना, समझना है। तो मिनरल्स क्या होता है, देखो यहाँ ध्यान से देखना। हम क्या किए, हम बोले कंपाउंड है। क्या है, कंपाउंड। सुनना ध्यान से, कंपाउंड के अंदर मेटल मेटल और कुछ इम्प्योरिटीज ऐड कर देंगे। कंपाउंड के अंदर क्या ऐड कर देंगे, मेटल और कुछ इम्प्योरिटीज। जिस तरीके से सॉइल के अंदर, जमीन के अंदर आपको क्या देखने मिलता है, मेटल भी रहता है, उसके साथ सैंड, क्ले, सब एक साथ मिला रहता है। इस सब को बोलते हैं मिनरल्स। आप ऐसा मत सोचिए कि कैल्शियम मिनरल्स है, इस लेवल पर मत सोचिए। आपको सोचना है कि सॉइल के अंदर जो है वही ज्योग्राफी से डील करेगा। जो भी सॉइल के अंदर वो क्या है, मिनरल्स है। अब उस मिनरल्स से, तो यानी वो कंपाउंड जिसके अंदर मेटल हो, सैंड हो, क्ले हो, उस सबको क्या बोलेंगे, मिनरल्स। आज यही चैप्टर का डिस्कशन चलेगा, मिनरल्स। Those compound which contain a metal with impurities, it is known as minerals। इससे सिंपल इजी में कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, मिनरल्स एंड इट्स एनर्जी रिसोर्सेज। ये देखो कुछ मिनरल है जो एनर्जी देगा, उसको भी अच्छे से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मिनरल किसको बोलते हैं भैया, वो कंपाउंड जिसके अंदर मेटल हो और उसके साथ बहुत कुछ मिला हुआ, इम्प्योरिटी, सैंड, क्ले, जमीन के अंदर सब कुछ मिला रहता है, इसको बोलते हैं मिनरल्स, ठीक है। अब सुनना ध्यान से, जो बात कहना चाह रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट। और जिस मिनरल से मेटल को निकाल लेंगे, जिस मिनरल से मेटल, सब मिनरल से मेटल को नहीं निकाल सकते, इतना इजी नहीं है। जिस मिनरल से मेटल को निकाल लेंगे उसको हम लोग बोलेंगे ओरियो बिस्कुट, नहीं, उसको हम लोग बोलेंगे ओर्स। क्या बोलेंगे उसको, ओर्स। जिस तरीके से मिनरल्स क्या बोलते हैं, जिस कंपाउंड में मेटल के साथ, जिस कंपाउंड में मेटल के साथ इम्प्योरिटीज हो उसको क्या बोलेंगे, मिनरल्स। और जिस मिनरल से मेटल को निकाल लेंगे उसको क्या बोलेंगे, ओरियो बिस्कुट, नहीं, उसको बोलेंगे ओर्स। क्या बोलेंगे उसको, ओर्स। तो मिनरल भी कंप्लीट हो गया, ओर्स भी कंप्लीट हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन ये है, कितना टाइप का मिनरल्स होता है, तो मिनरल्स दो टाइप का होता है। तो जिस मिनरल्स में मेटल हो उसको बोलेंगे मेटालिक मिनरल, जिस मिनरल में मेटल ना हो उसको बोलेंगे नॉन मेटालिक मिनरल। अब मेटल के हिसाब से भी ज्योग्राफी में डिवाइड किया है। मेटल भी एकदम एग्जैक्ट बोला वही मेटल होना चाहिए। एफी जानते होंगे, आयरन, इसका लैटिन वर्ड होता है फेरस, फेरस से वर्ड आया है। सुना ध्यान से, यानी जिस मिनरल में मेटल होगा उसको क्या बोलेंगे, मेटालिक मिनरल। अब मेटालिक मिनरल दो टाइप का है, जिसमें आयरन हुआ उसको फेरस मिनरल बोलेंगे, जिसमें आयरन ना हुआ उसको नॉन फेरस मिनरल बोलेंगे। तो जिसमें आयरन हुआ कौन कौन है, एक तो नाम ही से समझ में आ रहा है, आयरन का ओर, और दूसरा कौन है, मैंगनीज। क्या है, मैंगनीज। फिर से एक बार रिवीजन करते हैं, मिनरल दो टाइप का होता है, जिसके अंदर मेटल हो उसको मेटालिक मिनरल, जिसके अंदर ना हो उसको नॉन मेटालिक मिनरल। मेटालिक मिनरल में जिसमें आयरन हो उसको बोलेंगे फेरस मिनरल, जिसमें ना हो उसको बोलेंगे नॉन फेरस मिनरल। तो भैया कौन कौन है, कौन कौन मिनरल है जिसके अंदर आयरन है, एक खुद आयरन ओर है। क्या है, आयरन ओर। दूसरा क्या है, मैंगनीज। मैंगनीज सबसे ज्यादा, अगर ज्योग्राफी का एक गोल्डन रूल बता रहे हैं, कुछ आपको डिस्ट्रीब्यूशन नहीं याद है कि कौन मिनरल्स कहाँ पाया जाता है, नहीं पाया जाता है, तो ट्रिक याद रखिए, उड़ीसा और झारखंड सब में चिपका दीजिए, नंबर मिल जाएगा। और हर जगह मत चिपकाइएगा, ज़्यादातर चिपकाइएगा, पता चला पूरा पेपर में उड़ीसा झारखंड मत लिखेंगे। सुनो ध्यान से, आयरन ओर। तो जनरली मैंगनीज जो मिनरल है ना,
मैंगनीज जो मिनरल है जिसके अंदर आयरन होता है, ये उड़ीसा में सबसे ज़्यादा बनता है। अभी तो बता दो, उड़ीसा इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मैंगनीज। ये डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। आपको इस चैप्टर में घुमा फिरा के डी ए डी डैड पढ़ना है, डैड 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 पढ़ना। हाँ, डी फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, ए फॉर एडवांटेज, क्या है मिनरल्स का एडवांटेज, और डी फॉर तो जानते होंगे डिसएडवांटेज। तो वो वाला डैड नहीं, अब्बू जान नहीं, दूसरा है ये। ठीक है, तो सबसे पहले आयरन ओर को देखते हैं। आयरन ओर का क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, क्या यूजेस है, रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से पढ़ेंगे। तो आप लोग देखेंगे आयरन ओर नेचर में 3 टाइप का है। कौन कौन? हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और लिमोनाइट। और जनरली इन तीनों में से जो सबसे इंपॉर्टेंट, जिसके अंदर आयरन सबसे ज़्यादा होगा, वो है मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट के अंदर ग्रेटर देन 70% आयरन आपको दिखता है। 70% से ज़्यादा आयरन आपको मैग्नेटाइट में दिखेगा। और जनरली नेचर में मैग्नेटाइट पाउडर के फॉर्म में होगा। किसके फॉर्म में होता है? पाउडर के फॉर्म में। और हेमेटाइट, बाकी सब कॉमन बात तो आप लोग जानते होंगे, ये रेड कलर का होता है, ये ब्राउन कलर का होता है, ये येलो कलर का होता है। ये सब हम नहीं करा रहे हैं, ठीक है। सबसे लो कंटेंट आयरन आपको लिमोनाइट में मिलेगा, सबसे हाई कंटेंट आयरन आपको मैग्नेटाइट में मिलेगा, और बाकी हेमेटाइट में भी लो अमाउंट में आयरन है, ठीक है। मैंगनीज सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाएगा? ओडिशा में। सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? ओडिशा में। अब हम लोग आते हैं नॉन फेरस मिनरल में। नॉन फेरस मिनरल में क्या क्या है? कॉपर है और बॉक्साइट है। सिलेबस में यही है, इससे ज़्यादा कुछ मत पढ़ना, जो आएगा नहीं पढ़ के कोई फायदा नहीं है, ठीक है। जनरली क्या बताते हैं? कॉपर। अब कॉपर का हम लोग तो जानते हैं, कॉपर इंडिया में ज़्यादा कॉपर बनता नहीं। अब इसके यूजेस पे आते हैं। हाँ, लोकेशन तो आप लोग को पता ही है कॉपर कहाँ कहाँ मिलता है। बॉक्साइट, बॉक्साइट जनरली बॉक्साइट से कंपाउंड बनाया जाता है एल्यूमिना। बॉक्साइट जनरली ओर है, उस ओर से पहले कंपाउंड निकालेंगे एल्यूमिना, एल्यूमिना के बाद फिर बनता है एल्यूमिनियम। एक लंबा सा प्रोसेस होता है मेटलर्जी में, और फिर क्या बन जाता है? एल्यूमिनियम। उसके बाद कॉपर का बात करें तो कॉपर तो हम लोग जानते हैं, कॉपर का कहाँ कहाँ यूज़ होता है आपको पता है। कॉपर इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के केबल बनाया जाता है, इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में इसका ज़्यादा यूज़ होता है। इवन कॉपर का वायर भी बनता है। कॉपर इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्या क्या लिखोगे, ये सब लिख सकते हो। एक बार फिर से देखते हैं। मिनरल 2 टाइप का होता है, जिसमें मेटल हो वो मेटालिक मिनरल। भैया मेटालिक मिनरल 2 टाइप का होता है, जिसके अंदर आयरन हुआ उसको फेरस मिनरल, जिसके अंदर ना हुआ नॉन फेरस मिनरल। जनरली हम लोग देखें नॉन फेरस मिनरल। नॉन फेरस मिनरल में कौन? जिसमें आयरन ना हो, वो मेटल जिसमें आयरन ना हो। तो इसमें आयरन नहीं है। आयरन नहीं किस में है? कॉपर में और बॉक्साइट की ओर में। और जनरली हम लोग तो जानते हैं बॉक्साइट, हम तो बताएं, नहीं याद हो तो उड़ीसा और झारखंड याद कर लो डिस्ट्रीब्यूशन में। जनरली बॉक्साइट का सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसिंग कहाँ है? ओडिशा में। मैंगनीज का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ है? ओडिशा में। आप ये भी बात भी जानते होंगे, कॉमन सेंस जान लीजिए। 10 kg से 1000 स्टील बनाया जाता है, यानी 10 kg मैंगनीज से 1000 गुना स्टील को बनाया जाता है, 1000 किलो स्टील को बनाया जाता है। इतना इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो बोरिंग लग रहा है, फिर भी समझो बात क्या कहना चाहते हैं। तो बॉक्साइट एक और है, उससे पहले एल्यूमिना निकाले, एल्यूमिना से क्या बना? एल्युमिनियम। इससे ज़्यादा नहीं आया, नहीं है, रिड्यूस सिलेबस में इसी तक है। कॉपर, कॉपर तो फेमस आप जानते हैं। कॉपर से क्या निकालेंगे? कॉपर के ओर से क्या निकालेंगे? कॉपर। और ये कॉपर का कहाँ यूज़ करेंगे हम लोग? इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री में इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे, केबल के वायर बनाने में इसको यूज़ करेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कॉपर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उसमें भी इसको यूज़ कर सकते हैं ना। कॉपर का वायर बनाया जाता है। पॉलीविनाइल क्लोराइड आप लोग को याद आ रहा होगा। तो यहाँ तक हम लोग देखें। अब आते हैं नॉन मेटालिक मिनरल, जिस मिनरल में मेटल ही ना हो। मेटल हो तो आयरन, ना हो तब क्या? अब उसमें है ही नहीं, उसमें कंपाउंड है, उसमें क्या है? मेटल नहीं। अब मेटल नहीं तो देखना कौन? एक है ऑर्गेनिक मिनरल्स और एक है इनऑर्गेनिक मिनरल्स। ऑर्गेनिक किसको बोलते हैं? ऐसा कंपाउंड, हम बताए थे ना यहाँ पे, ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हो, इसको क्या बोलेंगे? ऑर्गेनिक। तो ये ऑर्गेनिक मिनरल्स। ऑर्गेनिक मिनरल्स में बचपन से पढ़े, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, सिलेबस में यही तक है। उस भी सिलेबस सबसे इंपॉर्टेंट कोल और पेट्रोलियम, यही पढ़ना है आपको। उससे में भी सबसे हैशटैग बोल दे रहे, कोल ही कोल आएगा, कोयला ही आएगा, कोयला। मूवी भी देखे हो, कोयला मूवी, वही मूवी है कोयला, ठीक है। ऑर्गेनिक मिनरल में कौन? कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, बायोगैस। बायोगैस के बारे में हम थोड़ा सा आइडिया बता दे रहे हैं। क्या बताओ, याद आ रहा होगा। मीथेन को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेंगे तो बायोगैस बनेगा। काउ डंक, डंक जो होता है गाय का जो गोबर होता है, उससे भी बायोगैस बनाया जाता है। हाइडल पावर प्लांट, ये सिलेबस में
और 2 डैम बनाया गया था उस समय, हाइडल पावर प्लांट, पानी के थ्रू करंट बनाने के लिए हमारे इंडिया में 2 प्रोजेक्ट चला था, याद होगा। और वो सिलेबस में भाखड़ा नंगल डैम और हीराकुंड डैम, दोनों को अच्छे से पढ़ेंगे। उसके तो फिर नहीं समझ में आया ऑर्गेनिक मिनरल्स है क्या। ऐसा मिनरल जिसमें मेटल ना हो उसको क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिक मिनरल। अगर मेटल नहीं है तो क्या है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, जिसका एग्जाम्पल है कोल, अभी पढ़ेंगे अच्छे से ब्रीफ में। पेट्रोलियम, इसको भी ब्रीफ में पढ़ना है। नेचुरल गैस नहीं पढ़ना है। बायोगैस थोड़ा सा जान गया, मीथेन को कार्बन डाइऑक्साइड से मिलाते हैं बायोगैस। काउडक जानते हैं, एस्चेरेशिया कोलाई बैक्टीरिया के बायोलॉजी के लेवल पे। हाइडल पावर प्लांट 2 डैम बनाया गया, हीराकुंड डैम उड़ीसा में, भाखड़ा नंगल डैम। भाखड़ा डैम आपको पता होगा हिमाचल प्रदेश के पास, और नंगल डैम उससे 10 किलोमीटर दूर। 2 प्रोजेक्ट का लोकेशन और उसका स्टेट बेनिफिट रिड्यूस सिलेबस में बस। अब इनऑर्गेनिक जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से ना बना हो, जैसे कि माइका। माइका एक मिनरल है जो लेयर के फॉर्म में होता है, ये लेयर के फॉर्म में होता है। जैसे कि लाइमस्टोन, लाइमस्टोन के बारे में बताएं, ऐसा पत्थर जिसके अंदर एकमात्र मिनरल्स है, मतलब एक ही रॉक के अंदर बहुत सारा मिनरल होता है, पर लाइमस्टोन एक ऐसा रॉक है जिसके अंदर सिर्फ एक ही टाइप का मिनरल होता है बस। कैल्शियम कार्बोनेट, याद आ रहा होगा, बचपन से पढ़े। ग्राफाइट, जिसका पेंसिल लीड में यूज करते हैं, वो क्या है, ग्राफाइट। तो ये था कुछ बेसिक। सबसे पहले मिनरल्स क्या है, बाकी सब इसको ठीक है। जनरली अगर हम लोग देखेंगे तो ऑर्गेनिक मिनरल्स आपके सिलेबस में है। इनऑर्गेनिक मिनरल्स सिलेबस में नहीं, फिर भी उसको थोड़ा सा देख लेंगे। ऑर्गेनिक मिनरल्स के हिसाब से ऐसा मिनरल जिसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हो, उसको ऑर्गेनिक मिनरल्स बोलते हैं। अब वो ऑर्गेनिक मिनरल्स एनर्जी के हिसाब से, किसके हिसाब से, एनर्जी के हिसाब से 2 पार्ट में डिवाइड है। एक को बोलते हैं कन्वेंशनल एनर्जी, एक को बोलते हैं नॉन कन्वेंशनल एनर्जी। कन्वेंशनल एनर्जी किसको बोलते हैं, ऐसा एनर्जी जो शुरू से रहा है। एक होता है ना प्रतिष्ठा, अनुशासन, वैसा एनर्जी। ऐसा एनर्जी मतलब एकदम शरीफ टाइप का, क्लास में स्कूल में कैसे शरीफ लड़का होता है, वैसा ही एनर्जी है, शरीफ है एकदम। मैन मेड है, ट्रेडिशनल एनर्जी है। लिखने के लिए आता है तो कन्वेंशनल एनर्जी नहीं लिख दीजिएगा आप लोग। जो ट्रेडिशनल हो, जो मैन मेड हो, जो शुरू से यूज होता आ रहा हो एनर्जी, वैसे एनर्जी को क्या बोलते हैं, कन्वेंशनल एनर्जी। नॉन कन्वेंशनल एनर्जी, जो पहले शरीफ था स्टूडेंट, अब बदमाश हो गया। नॉन कन्वेंशनल मॉडिफायर एनर्जी, जैसे अभी नेचर में एडवांसमेंट में आ रहा है सोलर एनर्जी, सोलर पैनल के थ्रू यूज करते हैं। विंड एनर्जी, हवा को यूज करके एनर्जी बना रहा है। न्यूक्लियर एनर्जी, 2 न्यूक्लियस को मिलाएंगे तब भी एनर्जी निकलेगा, या एक न्यूक्लियस को तोड़ेंगे फिर भी एनर्जी निकलेगा, उस एनर्जी को हम लोग इंडस्ट्री में यूज करेंगे। दिस ऑल आर नॉन कन्वेंशनल, जो मॉडिफायर हो। दिस ऑल आर कन्वेंशनल। जनरली कन्वेंशनल एनर्जी एक बार बनने के बाद फिर वापस नहीं बनता है, नॉन रिन्यूएबल है। और ये क्या है, रिन्यूएबल है, इसको फिर से बना सकते हैं, सोलर एनर्जी को वापस बना सकते हैं। और इसको एक बार अगर कोल को अगर आप बना लिए, कोल से कुछ, फिर उस कोयला को वापस आप लोग नहीं ले सकते। एक बार जो कोल बन गया वही रहेगा। और जनरली कोल को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्यूल एनर्जी बोलते हैं। और पेट्रोलियम को क्या बोलते हैं, नोडल एनर्जी। अब जो कन्वेंशनल एनर्जी जिसको ट्रेडिशनल एनर्जी बोलते थे, जो अनुशासन, क्रिया सब कुछ फॉलो करता था, उसके हिसाब से हम लोग कोल को देखेंगे और पेट्रोलियम को देखेंगे अकॉर्डिंग टू रिड्यूस सिलेबस। अब सबसे पहला बात, कोल, जो कोयला आप बोलते हैं, कोयले के ऊपर शायरी आपको याद है कुछ तो सुनाइए हमको, ठीक है। जब तक के लिए यहाँ देखिए, जिसको याद नहीं है वो वीडियो देखिए। कोल जो है, कोल 5 टाइप का होता है, जिस तरीका से याद है सनी देओल का जो भाई था कातिया में 5 टाइप का, वैसा ही है। देखो कौन कौन, बाइटुमिनस, एंथ्रासाइट, लिग्नाइट और पीट। तो नेचर में जो आप कोयला देखते हैं, आप एक काला कलर का कल्लू जो देखते हैं उसी को बोलते हैं कोयला, नहीं, कुछ हाई क्वालिटी का कोयला है जो उससे ज़्यादा कलुआ है, उसको ध्यान से देखते हैं। बाइटुमिनस, जो बाइटुमिनस है वो मोस्ट पॉपुलर कमर्शियल यूज है। जो नेचर में जो आपको कोल देखने मिल रहा है, जिसको सब यूज कर रहा है, वो कौन है, बाइटुमिनस है। इसमें 90% कार्बन होता है। कितना परसेंट, यानी इसमें कार्बन सबसे ज़्यादा होता है। उसके अलावा एंथ्रासाइट, अगर एंथ्रासाइट का बात बोले तो एंथ्रासाइट इज द हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ हार्ड कोल। सबसे हाईएस्ट क्वालिटी में कौन है, एंथ्रासाइट है। उसके बाद लिग्नाइट, लिग्नाइट देखो लो ग्रेड हाई मॉइस्चर कंटेंट है। पीट सबसे लो ग्रेड होता है। तो यानी कहने का मतलब जो कमर्शियल, यानी कोयला, जिसको कोयला आप बोल रहे हैं, कोयला 5 टाइप का है। बाइटुमिनस को कमर्शियल यूज़ करते हैं, 90% कार्बन उसके अंदर होता है। उसके बाद जो सबसे बेस्ट क्वालिटी है उसका नाम एंथ्रासाइट है, सबसे लो क्वालिटी है उसका नाम क्या है, पीट है, ठीक है। अब जनरली हम बताए थे डैड, और जो इंपॉर्टेंट है तो उसका डैड, अब्बू नहीं मानेंगे, उसको तो देखना होगा। डी फॉर क्या, डिस्ट्रीब्यूशन। आखिर में
कोयला कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है, कहाँ तक इसका डिस्ट्रीब्यूशन चलता है। तो इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोल। हमारा जो देश है वो थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है पूरे, ठीक है। उड़ीसा, हम बोले तो कुछ नहीं याद होगा तो आप लोग को याद दिलाए थे, उड़ीसा और झारखंड बोल देना, उड़ीसा और झारखंड। तो देखो उड़ीसा और झारखंड इसके बाद है। रानीगंज, जो बंगाल में रानीगंज है, रानीगंज इज द ओल्डेस्ट कोल फील्ड, सबसे पुराना कोल फील्ड कहाँ है कोयला का, रानीगंज है। इसके अलावा कोयला बनाने के लिए हम लोग जो जानते हैं डिफोरेस्टेशन करके बहुत साल तक रॉक और जो ट्री है वो दब के हजारों साल के बाद कोयला मिलता है। तो जनरली दो कोल्ड फील्ड सिलेबस में इंपॉर्टेंट है, एक का नाम क्या है गोंडवाना कोल फील्ड, दूसरा नाम क्या है टर्शरी कोल फील्ड। जनरली गोंडवाना कोल फील्ड के अंदर 98% कोल होता है, और ये जो कोयला यहाँ से जो बरीड करते हैं, जो हम लोग निकालते हैं, वो सुपीरियर क्वालिटी और हाई कार्बन कंटेंट उसके अंदर होता है गोंडवाना कोल फील्ड के अंदर। और जनरली किस रिवर के आसपास दिखता है, आप देखे होंगे जहाँ हाइड्रो पावर प्लांट होगा, हाइड्रो जहाँ पे करंट बनाया जाता है वहीं पे कोयला का खदान होता है। क्यों, आप लोग बताना हमको। कौन सा रिवर, दामोदर रिवर, DMG शॉर्ट में तैयार किए, आईपीएस ऑफिसर की तरह नहीं कुछ होता है, DMG, D फॉर दामोदर रिवर, M फॉर महानदी रिवर, G फॉर गोदावरी रिवर। एक बार फिर से देखो, कोयला का दो कोल फील्ड है, एक का नाम है गोंडवाना, दूसरा का नाम है टर्शरी। गोंडवाना में 98% आपको क्या मिलता है, कोल मिलता है। रिवर कौन कौन, DMG, दामोदर, महानदी, गोदावरी। सुपीरियर क्वालिटी और हाई कार्बन कंटेंट यहाँ पे देखा जाता है। उसी तरीका से एक और कोल फील्ड है हमारे इंडिया में, दैट इज कॉल्ड टर्शरी कोल फील्ड। टर्शरी कोल फील्ड के अंदर 2% कोयला, पूरे इंडिया का 2% कोयला यहाँ से मिलता है। इसमें लो कार्बन कंटेंट देखने मिलता है। जनरली असम, नागालैंड और मेघालय, करना चाहो तो कर लो, MNA, मेघालय, नागालैंड, असम। DMG किस रिवर के पास, याद रखना, ठीक है। जनरली रानीगंज में ये गोंडवाना कोलफील्ड देखने मिलता है, बोकारो में देखने मिलता है। उड़ीसा और झारखंड, इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट, दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन। भैया ये कोयला का क्या एडवांटेज है, बचपन से तो पढ़े हैं, कोयला आपको क्या करता है, कुकिंग फ्यूल, खाना बनाने में यूज़ करते हैं। बेसिक रॉ मटेरियल फॉर सीमेंट, सीमेंट बनाते समय हम कोयला को एक रॉ मटेरियल की तरह यूज़ करते हैं। केमिकल में यूज़ करते हैं, डाइस, इवन जो कलर करते हैं उसमें यूज़ करते हैं। पेंटिंग में भी कोयला का यूज़ किया जाता है, कुछ मिक्सचरिंग में यूज़ किया जाता है। थर्मल इलेक्ट्रिसिटी मतलब कोयला को हीट करके उससे जो एनर्जी निकलता है, उस एनर्जी से हम करंट बना सकते हैं, दैट इज कॉल्ड थर्मल इलेक्ट्रिसिटी। हाइडल इलेक्ट्रिसिटी नहीं, पानी से जो करंट बनाते हैं, सिलेबस में है ये, पानी से जो करंट बनाते हैं। दो डैम इंपॉर्टेंट है, आप लोग को पता है किस डैम का बात कर रहे हैं। तो दिस इज कॉल्ड एडवांटेज। तो पहले डिस्ट्रीब्यूशन पर है, फिर A फॉर एडवांटेज पर है। अब आप लोग जानते हैं डिसएडवांटेज क्या होगा, अगर ज़्यादातर कोयला यूज़ कीजिएगा, ज़्यादातर कोयला यूज़ करिए तो क्या होगा, एयर पॉल्यूशन होगा। क्या होगा, एयर पॉल्यूशन होगा। इसके अलावा ग्रीन हाउस गैस पे इफेक्ट पड़ेगा। एक ब्लैंकेट ऑफ गैस है ग्रीन हाउस गैस, जिसमें सबका मिक्सचर कंपाउंड्स है, वो क्या करेगा, एसिड रेन कर देगा। क्या करेगा, एसिड रेन। उसके बाद लैंड बैरन, जहाँ पे कोयला का खदान रहता है वहाँ का ज़मीन पूरा खराब हो जाता है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे डिफोरेस्टेशन किया जाता है, लगातार सॉइल का इरोजन करने से वहाँ पे वाइल्ड एनिमल, प्लांट कुछ भी लिविंग कंटेंट वहाँ पे जिंदा नहीं रह पाता। दिस ऑल आर डिसएडवांटेज, दिस ऑल आर एडवांटेज, और दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन। ये 5 भाई सनी देओल का गातिया मूवी देखे होंगे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है बाइटुमिनस और सबसे इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो ये आपका कोयला कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम लोग देखेंगे पेट्रोलियम। देखते हैं पेट्रोलियम क्या करता है। जिस तरीके से हम लोग कोल को देखें उसी तरीके से हम लोग पेट्रोलियम को देखते हैं। पेट्रोलियम के बारे में तो आप लोग अच्छा से जानते होंगे, अगर स्कूटी होगा आप लोग के पास, सब तो स्टूडेंट लाइफ जी रहे हैं, ठीक है। पेट्रोलियम का बात करें तो पेट्रा, पेट्रा मीन्स होता है रॉक, और ओलियम मीन्स होता है ऑयल। तो जनरली कहना क्या चाह रहा है, जिस तरीके से लाखों करोड़ों साल तक एक लकड़ी, हड्डी सब दब के कोल बना के देता है, उसी तरीके से ठीक लाखों साल तक जमीन के अंदर रॉक और कुछ लिक्विड मिलके क्रूड ऑयल मिलता है, पेट्रोलियम, फिर उसको रिफाइन कर करके इसको पेट्रोलियम बनाया जाता है, ठीक है। तो पेट्रा मीन्स रॉक, ओलियम मीन्स ऑयल, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, रॉक ऑयल्स बोलते हैं, रॉक ऑयल्स, ठीक है, रॉक ऑयल्स। जनरली पेट्रोलियम कहाँ देखने मिलता है, पेट्रोलियम आपको देखने मिलता है नोडल इंडस्ट्री। जिस तरीका से कोयला को हम लोग फ्यूल इंडस्ट्री बोलते हैं, इसीलिए पेट्रोलियम के लिए एक वर्ड यूज किया जाता है जिसका नाम है नोडल इंडस्ट्री। इट इज आल्सो कॉल्ड अ लिक्विड गोल्ड। 100 रुपये है हो गया। इसके अलावा पेट्रोलियम का या नोडल इंडस्ट्री का सबसे ज़्यादा कहाँ देखा
क्या क्या बाई प्रोडक्ट बनता है, पेट्रोल बनता ही है, इसके अलावा और भी बाई प्रोडक्ट बनता है, डीजल नाम सुने होंगे, केरोसिन इसका भी नाम सुने होंगे, राशन दुकान में केरोसिन डीजल और भी बाई प्रोडक्ट बनाया जाता है, उसमें जाना नहीं है अभी, ठीक है। इसके अलावा जो पेट्रोलियम का जो सबसे इंपॉर्टेंट आया दैट इज कॉल्ड एडवांटेज और डिसएडवांटेज। तो पेट्रोलियम का क्या एडवांटेज है, तुम ही लोग बोलो क्या क्या फ़ायदा है। अरे भैया इसको फ्यूल एनर्जी के रूप में ऑटोमोबाइल्स व्हीकल्स में यूज़ करते हैं, स्कूटी में तेल भराते चलाते हैं गाड़ी, कार में भराते चलाते हैं गाड़ी, मज़ा आ जाता है हम लोग को, तेल मज़ा। रॉ मटेरियल फॉर प्रोडक्शन ऑफ रबर, पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, इसके अलावा पेंट, ये सब में पेट्रोलियम का थोड़ा अमाउंट में यूज़ करते हैं, रॉ मटेरियल के रूप में यूज़ करते हैं, रबर बनाने में, या वायर का जो पीवीसी होता है उस ब्लैक कलर का जो होता है उसको बनाने में, पेंट में भी पेट्रोलियम का यूज़ करते हैं। इसके अलावा थर्मल पावर प्लांट, ये कोल में भी लिख लेना एडवांटेज और ये पेट्रोलियम में भी लिख लेना। जो पावर प्लांट है, जो करंट है, वो करंट बनाने के लिए हम लोग पेट्रोलियम का भी यूज़ करते हैं और हम लोग कोल का भी यूज़ करते हैं। थर्मल, थर्मल मतलब हीट, पावर प्लांट, ठीक है। व्हाट आर द डिसएडवांटेज, एक बार पेट्रोलियम बन गया तो फिर वापस उसको ला नहीं सकते उस एनर्जी को, इसलिए इसको हम पढ़ा चुके हैं, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी बोलते हैं, एक बार जो बन गया वापस नहीं आ सकता, ठीक है। उसके अलावा जिस तरीक़े से कोल एसिड रेन कर रहा है, ग्लोबल वार्मिंग कर रहा है, इसी तरीक़े से ये भी पॉल्यूशन कर रहा है, ग्रीन हाउस कर रहा है, ग्लोबल वार्मिंग कर रहा है, टेम्परेचर लगातार अर्थ का बढ़ा रहा है, इससे जो बाई प्रोडक्ट निकल रहा है, जो गैस एयर में जा रहे हैं। इसके अलावा ये बड़ा कॉस्टली होता है, बहुत कॉस्टली होता है। इसके अलावा हाईली इनफ्लेमेबल होता है, 1 लीटर का दुख तो आप लोग जानते ही होंगे, इवन इतना दाम बढ़ गया है पेट्रोलियम का, आज ही बजट पेश होने वाला है, करीबन 4000 करोड़ से ज़्यादा वसूली किया गया पेट्रोलियम से, 70 का तेल को 100 में बेचा जा रहा है, ठीक है। समझ में आ रहा है, यहाँ तक नोट कीजिए। रॉक ऑयल्स है, लिक्विड है, इसके अलावा एडवांटेज डिसएडवांटेज। जनरली पावर प्लांट, पावर प्लांट आपका सिलेबस में खासकर 2 डैम का इंपॉर्टेंट रोल दिया है, दैट इज कॉल्ड भाखड़ा नंगल डैम एंड दैट इज कॉल्ड हीराकुंड प्रोजेक्ट। भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट और हीराकुंड प्रोजेक्ट, जनरली हम जानते हैं किस तरीक़े से करंट बनाया जाता है। करंट जानते हैं आप कैसे बनता है, अगर नहीं जानते तो थोड़ा एक शॉर्ट्स बता रहे हैं कि अगर आप झरना में, आप अगर यहाँ पे हैं और ऊपर से पानी गिर रहा है तो यहाँ पे आपको गर्म पानी महसूस होगा, और अगर यहाँ पे आप नहाते हैं तो आप यहाँ पे ठंडा पानी मिलेगा। वाई, ये आप हमको बताइए क्यों ऐसा होता है। होता क्या, जो भी एनर्जी होता है ना, ऊपर से जो पानी आ रहा है वो पोटेंशियल एनर्जी में रहता है, अचानक वो काइनेटिक एनर्जी करता है, और काइनेटिक एनर्जी करते समय हाइड्रो पावर पे यहाँ पे एक चरखी लगाया जाता है, पैडल व्हील। हुआ क्या, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी था पानी के पास, पानी जैसा झरना से नीचे आया, मोशन किया, काइनेटिक एनर्जी आया, और ये काइनेटिक एनर्जी पैडल व्हील में घूमते हुए रोटेशनल एनर्जी बना, रोटेशनल एनर्जी से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। इसी तरीक़ा से शॉर्ट्स में दम बताएं, पानी के थ्रू करंट बनाया जाता है, ठीक है। तो वही हम लोग पर पावर प्लांट, किस तरीक़ा से करंट बनाया जाए, इलेक्ट्रिसिटी बनाने का क्या तरीका है। तो आपके सिलेबस में 2 तरीका है, एक है थर्मल पावर प्लांट, थर्मल मतलब होता है हीट, एक है हाइडल पावर प्लांट दैट इज कॉल्ड हाइड्रो पावर प्लांट, पानी के थ्रू करंट बनाना। थर्मल पावर प्लांट तो हम लोग बचपन से पढ़े हुए हैं, कोयले के थ्रू, पेट्रोलियम के थ्रू अगर करंट बनाएंगे तो एक बार जो कोयला यूज़ कर लेंगे फिर वापस उस कोयला को ला सकते हैं नहीं ना, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। और एक बार अगर पानी आप यूज़ करते हैं करंट बनाने के लिए तो वापस इस पानी को ला सकते हैं, दैट इज कॉल्ड रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। थर्मल पावर प्लांट सिलेबस में नहीं है, हाइडल पावर प्लांट आपके सिलेबस में है। और हाइड्रो पावर प्लांट में हमारे इंडिया में इंडिपेंडेंस के बाद, आज़ादी के बाद 1947 के बाद 2 प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया। एक का नाम क्या था, भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट, और दूसरा का क्या नाम था, हीराकुंड प्रोजेक्ट। और इसमें डैम बनाया गया, डैम कि कुछ डैम बनाया जाए, उससे करंट बनाएंगे हम लोग, और कुछ इंडिया के स्टेट में यूज़ किया गया। क्या क्या था, तो भाखड़ा अलग डैम है, सबको लगता है एक ही है, भाखड़ा अलग डैम है, नंगल अलग डैम है। भाखड़ा डैम नंगल से 10 किलोमीटर दूर है, कितना किलोमीटर, 10 किलोमीटर। भाखड़ा डैम जनरली हिमाचल प्रदेश के पास है, उसके 10 किलोमीटर बाद ये डैम बनाया गया, ठीक है। जनरली भाखड़ा नंगल डैम को देखें तो भाखड़ा नंगल डैम है कहाँ, पंजाब के एक रिवर है जिसका नाम है सतलेज, वहाँ पे ये डैम बनाया गया है, ठीक है। पंजाब में कौन सा रिवर सतलेज, ठीक है। आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, इंडिया आज़ादी के बाद जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हम लोग के थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने इस डैम का स्टार्ट किया था। कहा जाता है इस डैम को बनाने के लिए जितना कंक्रीट यूज़ किया था उतना में तो पूरा इंडिया का रोड बन जाता है, ऐसा कहा जाता है, ठीक है।
भाखड़ा जनरली आपको नहीं पता होगा, एशियन सेकेंड टॉलेस्ट डैम है। एशिया का सबसे सेकेंड टॉलेस्ट डैम कौन है? भाखड़ा है, नंगल नहीं। नंगल इसके 10 किलोमीटर दूर पे, और सिलेबस में दोनों एक साथ है, ठीक है। और जनरली आपको पता होगा इसको बनाने के लिए टोटल उस समय 236 करोड़ रुपया लगा था इसको बनाने के लिए, इतना रुपया इसको लगा था, ठीक है। और जनरली ये कहाँ है? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और हिमाचल, इस सब जगह में ये डैम बनाया गया। और इस एरिया में, इस स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी, फर्टाइल के लिए एग्रीकल्चर, पानी को स्टोर करके पानी दिया जा रहा है, कंट्रोल फॉर रिवर फ्लड, इसमें पानी इतना ज़्यादा ना आ जाए पंजाब की तरफ, हरियाणा की तरफ, राजस्थान की तरफ, हिमाचल की तरफ, इसीलिए भाखड़ा नंगल डैम बना। और सबसे इम्पोर्टेंट आपको पता होगा इलेक्ट्रिसिटी, करीबन 1500 मेगावाट का इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से जनरेट किया जाता है। अब हीराकुंड का बात करें तो हीराकुंड डैम उड़ीसा में है, खासकर उड़ीसा में कहाँ? रिवर महानदी से लेके 15 किलोमीटर तक संबलपुर में है, इसीलिए इसको कहा जाता है लॉन्गेस्ट डैम इन इंडिया। लॉन्गेस्ट सेकंड कौन है? भाखड़ा नंगल। लॉन्गेस्ट कौन है? लॉन्गेस्ट डैम कौन है? हीराकुंड, जो कहाँ से? महानदी रिवर से लेके संबलपुर रिवर तक है, 15 किलोमीटर का रास्ता तय करके डैम जाता है। और ये भी आपको पता होगा इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए हाइड्रो पावर में इसका यूज़ किया गया, एनर्जी रिसोर्सेज। इवन ओडिशा में अभी तक इसका काम चल रहा है हीराकुंड डैम का। तो यहाँ तक समझ में आप लोग का आया? फिर से देख लीजिए, हाइडल पावर प्लांट में 2 प्रोजेक्ट बनाया गया, एक पंजाब में रिवर सतलेज के पास, एक हीराकुंड ओडिशा में, जो महानदी से लेकर संबलपुर तक 15 किलोमीटर। ये आपका पोस्ट इंडिपेंडेंस, आज़ादी के बाद इसका प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ, और ये जस्ट आज़ादी के जस्ट पंडित जवाहरलाल नेहरू इसका। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।